आगे चले। लिख लिए नाम तो। चले आगे। लिख लिए सब। देखो आगे। अब हमारा एक नंबर का पॉइंट आ गया, जिसका नाम है समकोण त्रिभुज। ठीक है। समकोण त्रिभुज एक नंबर का पॉइंट आ गया। देखो समझो, जो त्रिकोणमिति के लिहाज से समकोण त्रिभुज के बारे में हमें पता होना चाहिए, वो जरूरी है। क्या था रे समकोण त्रिभुज? आपने पढ़ लिया पहले से। ए कोण कितने डिग्री का था? 90 डिग्री का। ये ए बी सी एक त्रिभुज है, और जिसके तीनों कोणों का योग, तीनों कोणों का योग यानी कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। बराबर कितना होता है? 180 डिग्री होता है। अगर हम बात करें तो ये होता है आधार। ठीक है। ये होता है आधार। ये होता है कर्ण, हाइपोटेनस। और ये होता है लंब। ठीक है, परपेंडिकुलर। तो समकोण त्रिभुज की तीनों भुजाओं का नाम आपको देना आना चाहिए कि ये आधार है, ये कर्ण है, ये क्या है? लंब है। और समकोण त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। इसके अलावा आपको एक प्रमेय पता होनी चाहिए, जिसको पाइथागोरस प्रमेय बोलते हैं। क्या है वो पाइथागोरस प्रमेय? कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर। आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो पाइथागोरस प्रमेय कहती है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इस पाइथागोरस प्रमेय से और फॉर्मूले भी बनाए जा सकते हैं, बेसिक फॉर्मूले। जैसे कि मैं बात करूं कि मुझे आप बताओ कि आधार बराबर क्या होगा, तो आप बोलोगे सर कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट होगा आधार बराबर। ठीक है ना? ऐसे ही सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा? सिर्फ कर्ण बराबर क्या होगा? सामने वाले का रूट चला जाएगा, तो रूट में क्या लिखेंगे अपन? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये सिर्फ कर्ण बराबर होगा। अरे कोई दिक्कत नहीं है ना इस बातों में। लेकिन एक तीसरी बात आपको पता होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि ये फिक्स नहीं होता है कि कौन आधार रहेगा और कौन लंब रहेगा। कर्ण तो फिक्स है। कर्ण तो कैसे फिक्स है? क्योंकि जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो सदैव कर्ण रहता है। 90 डिग्री के सामने रहता है वो सदैव क्या रहता है? कर्ण रहता है। लेकिन अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, इस कोण के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, तो इस कोण के सामने जो रहेगा ना वो तो रहेगा लंब, और इस कोण से जो बना हुआ रहेगा वो क्या रहेगा? आधार। और अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ, यहाँ पे कर देता हूँ ए बी और सी, और ये 90 डिग्री का कर लिया। और अब अगर मैं बात करता हूँ तो ये तो करंट रहेगा ही रहेगा। लेकिन अगर मैं इस कोण के अकॉर्डिंग देख रहा हूँ यानी इसको थीटा मान रहा हूँ, तो अब की बार लंब का काम कौन कर देगा? ए बी। ये लंब रहेगा। और जो ये ए सी रहेगा ये क्या रहेगा? आधार रहेगा। क्योंकि हमेशा कोण आधार से ही बनता है। तो बस यही बातें आपको समकोण त्रिभुज में याद रखनी है। त्रिकोणमिति के लिहाज से कौन कौन सी बातें? कि एक तो तीनों कोणों का योग कितना डिग्री होता है? 180 डिग्री होता है। अभी एक नई इकाई और आएगी कुछ देर बाद में। तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस क्या होता है? लंब स्क्वायर होता है। इसके अलावा हमने देखा 90 डिग्री के सामने तो सदैव क्या होता है? कर्ण। 90 डिग्री के सामने सदैव कर्ण रहता है। बाकी हम जिस कोण के अकॉर्डिंग देख रहे हैं उस कोण के जो सामने रहता है वो क्या रहेगा? सदैव लंब रहेगा। अगर यहाँ पे मैं जैसे कोस थीटा लिखूंगा, साइन थीटा लिखूंगा, तो उस साइन थीटा कोस थीटा, थीटा यहाँ है तो ये लंब रहेगा, इससे जुड़ी हुई जो लाइन रहेगी वो आधार रहेगी। अगर थीटा यहाँ है, इस लाइन के साथ थीटा है, तो यह आधार रहेगा और ये क्या रहेगा? लंब रहेगा। ये बात आपको बहुत ज्यादा स्पेशल तरीके से ध्यान रखनी है, क्योंकि आगे पूरी त्रिकोणमिति हिल जाएगी अगर ये बात दिमाग में नहीं है तो। ठीक है। तो ये हमारे बिंदु संख्या 1 की थ्योरेटिकल बात थी। अब बिंदु संख्या 1 के कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, तो थ्योरेटिकल बात आप लिख लो।
एग्जाम्पल नंबर पहले से चालू करके जब तक टॉपिक कंप्लीट होता है तब तक एग्जाम्पल की संख्या वही देते जाओगे, 1 2 3 4 ऐसे करते हुए। और जैसे ही मैं 8 के 8 बिंदु करवा देता हूँ, फिर मैं मिक्स में अलग से 50% और करवा दूंगा। और लगभग 50 से 60% ही आ जाएंगे, तो 100% तो मैं मेरे द्वारा आपके सामने रख दूंगा, जिससे त्रिकोणमिति और त्रिकोणमिति का बेसिक और त्रिकोणमिति से रिलेटेड जो प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं, वही ले रहा हूँ मैं सारे के सारे। तो वो आपके ठीक ठाक तैयार हो जाएंगे। फिर आपकी खुद की सेल्फ प्रैक्टिस की जरूरत और पड़ेगी आपको। चलो आगे, कोई दिक्कत थोड़ी है यहाँ तो। हम्म। ऐसे तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। फिर ये थीटा जो होगा वो कुछ अलग वैल्यू रहेगा, 30 डिग्री, ये कुछ रहेगा 40 डिग्री रहेगा। तो अगर साइन 30 बोलेगा तब तो मैं लंब बटाव आधार ऐसे करूंगा, और अगर साइन 40 बोलेगा तो मैं लंब बटा आधार ऐसे करूंगा। सेम वैल्यू आपके पास नहीं देगा, क्योंकि सेम वैल्यू अगर वो देता है 90 डिग्री को, तो फिर उसने खुद ने ही रास्ता बंद कर दिया कि बच्चा कौन से को मानेगा। तो एग्जामिनर भी ये तो समझदार है ही इतना तो, कि वो हमें कंफ्यूज नहीं करवाएगा कि ये करो वो करो, ठीक है ना। तो वही बात है कि कुछ ना कुछ तो देगा, जैसे ये ऐसे कुछ नहीं देगा। हाँ, भरोसा नहीं है, इसीलिए तो मैं 100% वो रखूंगा ना जो एग्जाम वाले हैं। और उसके बाद में मैं आपको 150 प्रश्नों की सीट भी दूंगा त्रिकोणमिति की। तो 250 प्रश्नों में जो है वो चीजें आ जाएगी, जो पूछता है वो चीजें। तो हमारा उद्देश्य यह है कि दिए गए प्रश्नों को सोल्व करना। अगले को प्रश्न बनाने के लिए हम गाइडेंस नहीं करेंगे। तो 250 प्रश्न अगर हम करेंगे तो क्लियर हो जाएगा, वो कोई दिक्कत नहीं। बाकी ऐसी बातें मन में उठे तो पूछ लिया करो, लेकिन इसका जवाब एग्जामिनर हमें खुद ही देगा। ये नहीं है कि भाई हमें कंफ्यूज करके छोड़ देगा, ले तू जाने तेरे काम जान, अब मैंने कोई पता को नहीं, ठीक है ना। तो मेन बात है कि जो मैं तरीके बातें बता रहा हूँ वो ध्यान में रहेगी, तो आप एग्जामिनर के प्रश्नों में नहीं अटकोगे। वो बातें सुविधा जन देगा कि अगर ये थीटा ले रहा है तो सामने वाला लंब रहेगा, ये दे रहा है तो इसके सामने वाला रहेगा, ठीक है ना। क्योंकि कहीं ना कहीं कोण तो किसी एक से ही तो बनेगा ऐसे, या तो यहाँ से देगा कोण, ऊपर से कोण बनेगा तो फिर वो इसको बेस मानेगा, इसके लिए अलग हो जाएगा, वो बातें चलती रहेगी। लिखो एग्जाम्पल एक। एक समकोण त्रिभुज में लंबाई और ऊंचाई का अनुपात। इजी प्रश्नों से शुरू चालू करेंगे अपन, जैसे बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट ही, ताकि हर कमजोर बच्चा भी सीख ले। एक समकोण त्रिभुज में लंबाई और ऊंचाई का अनुपात 5:12 है। यदि त्रिभुज की यदि त्रिभुज के कर्ण 26 मीटर है, या ऐसे लिख लो, यदि त्रिभुज की कर्ण की लंबाई 26 मीटर है, तो इसकी लंबाई और ऊंचाई ज्ञात करें। क्या है? ठीक है, वेरी गुड, सही है। देखो जी, चित्र बनाएंगे पहले, सबसे पहले लंबाई तो कितनी दे रखी है, 5, और ऊंचाई कितनी दे रखी है, 12। तो ये तो होगी 5 के, और ऊंचाई होगी 12 के, और कर्ण कितना दे रखा है अपने को, 26। अनुपात को कुछ भी फिक्स करके लिखो तो साइड में संख्या माननी पड़ेगी, या तो 5x या 12x मान लो, कैसे मान लो। अब बस पाइथागोरस प्रमेय लगा दो। तो 144 के प्लस 25 के बराबर 26 का स्क्वायर, यानी 26 × 26। ये होता है 169 के, और बराबर 26 × 26। 13 से काटो, इसमें डबल 13 है तो ये पूरा ही कट जाएगा, ये 2 और ये 2 हो जाएगा। तो के बराबर 4 होगा, तो के बराबर 2 होगा, और के बराबर 2 होने से इसकी जो लंबाई है, यानी जो आधार है, वो तो कितना रहेगा, 10। और इसकी जो ऊंचाई है वो कितनी रहेगी, 24। उतारो। पाइथागोरस प्रमेय अप्लाई करने में तो दिक्कत नहीं है ना जरा सी भी। चलो अगले क्वेश्चन में। चले आगे, 2 नंबर का लिखो।
एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है। एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है तथा कर्ण 13 सेमी है। तथा कर्ण 13 सेमी है। तथा कर्ण 13 सेमी है। त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। तथा कर्ण 13 सेमी है। त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। त्रिभुज का आधार ज्ञात करें। देखो एक समकोण त्रिभुज का लंब उसके आधार से 7 सेमी कम है। जो लंब है वो आधार से कितना सेमी कम है? 7 सेमी कम है। तो आधार अगर अक्स है तो लंब क्या रहेगा? अक्स माइनस 7। और जबकि कर्ण कितना है? 13 है। तो त्रिभुज का आधार ज्ञात करो। एक तो सोच के ही कर सकते हो कि भाई ये 13 है तो इसको मैं 12 मान लेता हूँ और 12 में से 7 कम करते ये क्या आ जाएगा? 5 आ जाएगा। तो ऐसे कर लो। या फिर अपने पाइथागोरस प्रमेय लगा दो कि अक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस अक्स का होल स्क्वायर बराबर 13 का होल स्क्वायर। अब द्विघात समीकरण बन के आगे इसका सॉल्यूशन हो ही जाएगा। तो अक्स बराबर कितना संतुष्ट कर रहे हैं? बोलो। अक्स बराबर 12 संतुष्ट कर रहे हैं क्योंकि 12 माइनस 7 तो कितना हो गया? 5। 5 का तो कितना होता है? 25। और 12 का कितना होता है? 144। तो ये होता है 169। और उधर भी क्या है? 13 का स्क्वायर कितना है? 169। तो अक्स बराबर कितना है? अक्स बराबर 12 है तो यहाँ तो आ जाएगा 12 और यहाँ 12 में से 7 जाएगा तो कितना हो जाएगा? 5। तो उसका त्रिभुज का आधार ज्ञात करो। तो आधार त्रिभुज का कितना आया है? 12 है। 12 ही तो है ना। उसके आधार से 7 कम है। सही है, बिल्कुल 12 ही है। लंब आधार से कम है तो 12 से कम है तो लंब कितना है? 5 और आधार कितना है? 12 और कर्ण कितना हो गया? 13। ठीक है। अब मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं ये दोनों के दोनों प्रश्न एआई ने बनाए हैं, पहला और दूसरा। क्योंकि मुझे त्रिकोणमिति की जो बुक थी उनमें मुझे ऐसे प्रश्न मिल नहीं रहे थे जो पहले बिंदु से रिलेटेड हो। मैं तो बिल्कुल जीरो से चालू करना चाह रहा था। तो मुझे तो समकोण त्रिभुज भी पढ़ाना था, जबकि समकोण त्रिभुज त्रिकोणमिति में पढ़ना ही नहीं था क्योंकि सब ये मान के चलते कि इतना तो आता होगा बच्चे को। तो मैंने सोचा वो अपने कौन लिखेंगे, तो मैं एआई से बोला कि मेरे को समकोण त्रिभुज पर 2 क्वेश्चन बनाओ। तो उसने पहले बहुत ही जी क्वेश्चन बनाए। तो फिर मैं उसको थोड़ा गाइडेंस दिया कि देखो आप है ना ऐसे करो जिसमें थोड़ा कम ज्यादा का मतलब आए और अनुपात भी आए। तो ऐसे 2 बना दो मुझे। तो एआई ने पिछला जो प्रश्न बनाया वो तो अनुपात को इंक्लूड करके बना दिया और ये देख लो कम ज्यादा का बना दिया। ठीक है। तो बहुत काम की चीजें हैं भाई साहब। ये तो अपने ऐड की बात आएगी। हाँ 30 दूसरा पॉइंट लिखो बस। पहला पॉइंट हो गया 8 में से, इतना ही ध्यान रखे चलो फिलहाल। दूसरा लिखो कोण मापन। नाम तो लिख ही लिए। अब देखो क्या है। ये अच्छा पॉइंट है और पैर मजबूत करने वाला पॉइंट है एक तरीके से ये। देखिएगा क्या आएगा इसमें। सामने देखना सभी कौन कौन सी बातें चाहिए। अब मैं अगर तुम्हें ये बोलूं कि ये मार्कर ऐसे सीधा है कि नहीं है, बिल्कुल, तो आप बोलोगे सर सीधा है, या कुछ बोलेंगे नहीं नहीं है। फिर मैं बोलूँ कि अब बताओ ये इसके सरफेस से, यानी मैं मेरी अंगुली के सापेक्ष लेता हूँ। अब तो अंगुली पे पड़ा है तो दोनों
पैरेलल हो गए, समांतर हो गए। अब थोड़ा खड़ा कर रहा हूँ, फिर ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, फिर ऐसे खड़ा कर रहा हूँ, पूरा खड़ा कर दिया, फिर ऐसे घुमा दिया, फिर ऐसे घुमा दिया। तो अंगुली के बीच में, इस मार्कर के बीच में जो जगह है वो कभी ऐसे घूम के जगह है, ऐसे घूम के, ऐसे घूम के। ये जो जगह है ना, ये जगह देखो अभी कम है, अभी और कम है, ये घूम के जगह। और ऐसा और चलाएंगे तो अभी ये इतनी घूम के जगह हो गई, फिर ऐसे चलाएंगे तो ये घूम के जगह हो गई। तो ये कहते हैं कि भाई आप लंबाई लंबाई नापोगे, उसके मुकाबले दो चीज एक दूसरे से किस एंगल पर रखी हुई है, किस कोण पे रखी हुई है, ये भी देखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि कोण से बहुत डिपेंड होती है बहुत सारी चीजें। अगर आपको कोई चीज पकड़नी है तो आप अपने हाथ का कोण ऐसे लाओगे, आपको बाल्टी उठानी है तो ऐसे एंगल करोगे। अगर आपको बाल्टी उठानी है, आप उसके बाल्टी के हत्थे के पास ऐसे ही ले जाओ, लो उठाओ, ले उठाओ, उठेगी नहीं बाल्टी। तो इसलिए एंगल का मैथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मेजरमेंट में एंगल का पता करना बहुत जरूरी है। तो पहले के टाइम से क्या हुआ कि एंगल के नापने की अलग अलग तरीके आते रहे, उन तरीकों में अलग अलग पद्धतियां आती रही, ठीक है। पद्धतियों के नाम भी विचित्र विचित्र आते गए, ठीक है। अभी जो पद्धति दो हमारे को जरूरी है, उसमें दो पद्धति, एक तो डिग्री, ठीक है, और एक है रेडियन। तो हम डिग्री और रेडियन के बारे में सीखेंगे और हम ज्यादा कुछ सीखेंगे नहीं। तो सबसे पहले तो देखो, अगर मैं एक सीधी लाइन की बात करूं, तो इस सीधी लाइन से अगर मैं ऊपर की साइड में एंगल लेता हूं तो ये पॉजिटिव एंगल बनता है, और अगर मैं इस सीधी लाइन से नीचे की साइड में एंगल लेता हूं ऐसे, इस तरीके से, तो ये नेगेटिव एंगल बनता है, ठीक है। और ये जो घूम के पूरा एंगल बनता है यहां से यहां तक का, ये पूरा का पूरा 360 डिग्री का एंगल होता है। ऐसे पूरा घूम के तो 360 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। जैसे इस कैमरे के बारे में कहा गया कि पूरा 360 डिग्री रोटेट करता है, तो वास्तव में इस कैमरे को मैं ऐसे घुमा के आपकी तरफ मूव भी कर सकता हूँ और उधर से घूम के वापस उधर भी मूव कर सकता हूँ। ये 360 डिग्री का रोटेशन हो गया इसका पूरा, एक भी जगह नहीं छोड़ेगा, पूरा घूम जाएगा। ये जो कैमरा जैसे कि 180 डिग्री पर ही रोटेट कर सकता है, ठीक है। हाँ, ये 180 डिग्री पर रोटेट कर सकता है। हालांकि अपन इसको रोटेट 90 पर ही करवा रहे हैं, क्योंकि ये यहाँ से लेकर ये एरिया जो ये एंगल बन रहा है ये 90 का ही बन रहा है, इसको 180 की जरूरत नहीं पड़ रही। अगर ये ऐसे दीवार पे लगा होता ना, इस वाली दीवार पे, तो फिर इसको 180 की जरूरत पड़ती, क्योंकि उधर से घूम के आता। यानी कुल मिला के ये कहना चाह रहा हूं मैं कि अगर ये सीधी लाइन की बात करो ना ऐसे, ठीक है, ये जो एंगल है ना इस सीधी लाइन के ऊपर पूरा यहां से घूम के यहां तक का, तो वो 180 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है। और पूरा कितने का होता है? 360 डिग्री का एंगल होता है। तो एक तो एंगल से रिलेटेड ये बात अपने को पता होनी चाहिए कि ऊपर की तरफ जाएंगे तो पॉजिटिव, नीचे की तरफ आएंगे तो नेगेटिव, और पूरा घूम के कितना होता है? 360 डिग्री। दूसरा जो बात बताऊं मैं आपको, कि जो हम एंगल इस दिशा में ले रहे हैं, या ऐसे लेते हैं कि अगर मैं एंगल इस दिशा में ले रहा हूं, इस नीचे की साइड में एंगल को माप रहा हूं मैं, मेजरमेंट नीचे की साइड में कर रहा हूं एंगल को, तो ये जो एंगल का नीचे की साइड में मेजरमेंट करना, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा में। और घड़ी की दो दिशा में होता है उसको कौन सा बोलते हैं? एंटी, वो क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। और इस प्रकार से जो एंगल का माप करता हूं ये वाला, ये होता है एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सा होता है कोण का मापन? क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज तो होता है पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज क्या होता है? नेगेटिव, ठीक है। और हिंदी में इसको दक्षिणावर्त और वामावर्त इस प्रकार से बोलते हैं, क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। तो ये शब्द मैंने इसलिए नाम में लिया क्योंकि कई बार कोई प्रश्नों में या कभी आपको देखने को मिल जाएगा कि क्लॉकवाइज घुमा दिया या एंटी क्लॉकवाइज घुमा दिया। तो क्लॉकवाइज जब घूमता है तो नेगेटिव होता है, और एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या होता है? पॉजिटिव होता है। दक्षिणावर्त और वामावर्त होता है। ये चीज अपने को लिखने की जरूरत नहीं है, बस सिर्फ नाम का पता होना चाहिए कि ऐसे भी कोई नाम होते हैं। अब इसके बाद में जो चीज आपको पता है वो ये पता होना चाहिए कि देखो दो पद्धतियां हैं, एक तो रेडियन है और एक कौन सी है? एक डिग्री है। और इसमें आपको ये एक सूत्र याद रखना पड़ेगा कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। या तो इसको ऐसे लिख दो, या फिर ऐसे लिख सकते हो कि 180 डिग्री बराबर होता है पाई रेडियन। रेडियन की जगह ये सील लगा दिया करो यहाँ पे, ठीक है।
तो रेडियन, क्योंकि रेडियन का मतलब होता है सर्कुलर मेथड, ऐसे कुछ बोलते हैं इसमें, वर्तीय पद्धति, ठीक है। तो उसके लिए सी का नोटेशन आ जाता है। तो 180 डिग्री बराबर क्या होता है, पाई रेडियन होता है। कुछ बच्चे यहाँ भ्रमित हो जाते हैं, जैसे कि कल परसों मेरे को एक बच्चा पूछ रहा था कि सर पाई का मान तो 22/7 होता है। फिर कल परसों मैं क्षेत्रमिति में पढ़ा रहा था, कोई पढ़ा रहा, तो उसने बोला कि सर पाई का मान वो एक और होता है ना, कौन सा, कि 180 डिग्री। 180 डिग्री पाई की जगह नहीं होता है, वो पाई रेडियन की जगह होता है 180 डिग्री। रेडियन शब्द में पाई साथ जुड़ने का मतलब अलग है। अब अगर मैं आपसे यहां से बोलूं कि मुझे एक रेडियन का मान बताओ, सिर्फ एक सी का मान बताओ, तो एक सी का मान आएगा 180 डिग्री बटा पाई। या फिर मैं ऐसे लिख सकता हूं, एक रेडियन बराबर आएगा, तो एक रेडियन बराबर क्या आएगा, एक रेडियन बराबर आएगा 180 बटा पाई, ओवरऑल एक साथ डिग्री लगा दो। और यहां भी पाई की जगह तो वही 22/7 लिखना है, लेकिन वो पाई की जगह 180 नहीं है, साथ में तुम्हें ये भी बोलना है कि पाई रेडियन का 180 है। पाई अकेला 180 नहीं है, पाई रेडियन 180 है, क्योंकि एक रेडियन की वैल्यू होती है 180 बटा पाई, और पाई का मान तो वही 22/7 लिखना है, ठीक है। ये तो बात रही इसकी। एक बात और होती है इसमें कि एक डिग्री बराबर क्या होता है, तो एक डिग्री के बराबर होता है, एक डिग्री के बराबर होता है 60 मिनट। ये जो ऊपर मैंने एक सिंगल लाइन बोली है, इसको मिनट बोलते हैं। एक डिग्री में कितनी मिनट होती है, 60 मिनट होती है। और अगर हमारे से पूछा जाए कि एक मिनट में कितना होता है, तो एक मिनट में 60 सेकंड होती है, ऐसे लगता है। और हम बात कहाँ की कर रहे हैं, बात यहाँ की कर रहे हैं कि अगर मैं ये 90 डिग्री का कोण बोलता हूँ, ऐसे 90 डिग्री का, कितने डिग्री का बोल रहा हूँ, 90 डिग्री का, तो इसी 90 डिग्री को कोण को हम रेडियन में पाई बटावा 2 बोल सकते हैं। 90 डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं, पाई बटा 2 बोलते हैं, या पाई बटावा 2 रेडियन बोलते हैं। देख लो, चाहे 180 डिग्री है, 2 का भाग 2, तो 90 डिग्री का मतलब हो गया पाई बटावा 2 रेडियन हो गया। अब ये जो ऐसे 90 डिग्री बन रहा है, ये एक एक डिग्री होके तो बना हुआ होगा। तो यहाँ पे जो 1 डिग्री की वैल्यू है, जो बहुत जरा सी छोटी वैल्यू रहेगी, उस 1 डिग्री के अंदर भी कितनी मिनट मौजूद है, 60 ऐसी छोटी छोटी लाइनें हैं। और वो जो 60 छोटी छोटी लाइनें हैं, वो मिलकर क्या बनाती है, 1 डिग्री बनाती है। उन 60 छोटी छोटी लाइनों के अंदर भी 60 छोटी छोटी लाइनें हैं, जो कि 1 सेकंड बनाती है। इसके नीचे भी डीप में और जाते हैं, लेकिन वो बहुत महीन मेजरमेंट हो जाता है एंगल का, वो हमारे यहाँ पे काम की बात है नहीं, ठीक है। तो ये जैसे 90 डिग्री बना, तो 1 डिग्री के अंदर 60 लाइनें हैं, उनको 60 मिनट बोलते हैं। फिर हर मिनट के अंदर 60 लाइनें हैं, उनको 60 सेकंड बोलते हैं। तो ये हमें शब्दावली इतनी पता होनी चाहिए कि भाई 180 डिग्री को पाई रेडियन बोलते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन होता है, 1 डिग्री बराबर 180 बटा पाई होता है, और 1 डिग्री में 60 मिनट होता है, 1 मिनट में 60 सेकंड होती है। इसके अलावा अगर मैं थ्योरेटिकल चीज की बात करूं इसी पॉइंट में, तो एक पॉइंट हमें और सीखने को जरूरी है। वो पॉइंट क्या है, क्योंकि आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था जो मैं लिखाया था, 30 चौथी बात इसमें तो है, एक फॉर्मूला पढ़ा था। फॉर्मूले मैंने ये कहा था कि देखो, ये यहाँ पे एक कोण बनता है जिसको हम थीटा बोले थे, और इसको हम चाप बोले थे, आर्क बोले थे, और ये इसकी त्रिज्या थी रेडियस। और मैं आपको एक फॉर्मूला बोला था कि कोण बराबर, कोण यहाँ पे क्या है, थीटा, तो कोण बराबर क्या बोला था, चाप बटावा त्रिज्या, तो आर्क अपॉन रेडियस। तो यहाँ या इस फॉर्मूले से जो कोण आता है, वो सदैव फॉर्मूले से जो भी कोण आएगा वो किस में आएगा, रेडियन में आएगा। तो ये जो कोण आता है वो रेडियन में आता है, और फिर रेडियन को डिग्री में आपको कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ती है। वो तो हम इस बिंदु में एग्जांपल देखेंगे कि रेडियन को कैसे डिग्री में बदला जाए और डिग्री को कैसे रेडियन में बदला जाए। लेकिन पॉइंट नंबर 2 की अगर थ्योरेटिकल चीज की बात करूं, तो जो बोर्ड पे है वो सारी चीज आपको ध्यान रखनी है। एक बार अपन वापस साथ में बोलते हैं, कोण ऊपर की तरफ जाए तो धनात्मक, नीचे की तरफ आए तो ऋणात्मक, पूरा घूम के कोण कितना है, 360। अब कुछ बच्चे ये बोलेंगे, सर हमने तो कोण ये भी देखे 2160 का, 720 डिग्री का, तो वो क्या होता है, फिर घूम के और घूम जाते हैं, ठीक है ना, वो डबल तिबल राउंड कर जाते हैं, ठीक है, इसलिए वो कोण ज्यादा हो जाते हैं। 180 डिग्री में कितना रेडियन है, पाई रेडियन, और 1 रेडियन में कितना है, 180 बटा पाई डिग्री।
और 1 डिग्री में कितना होती है 60 मिनट, और 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं 60 सेकंड। और यहाँ कोण का सूत्र क्या है, चाप बटावा त्रिज्या, और यहाँ से जो कोण आएगा वो कौन सी पद्धति में आएगा, रेडियन में। नोट कर लो ये पॉइंट नंबर 2 की।